तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का नाम है धड़क 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के और एक लड़की को दिखाते हुए जो आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर वो लड़की तुरंत वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे देर हो रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आई लव यू बोलकर लड़की चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम शंकर होता है। वो लड़के को खाना डिलीवर करने आया था। लड़का थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसने खाना ऑर्डर नहीं किया। फिर भी वो खाना ले लेता है ये सोचकर कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने मंगाया होगा। शंकर की नजर जाती है दरवाजे पर लिखे जय भीम और बाहर पड़ी खाली बोतल पर। लड़का पैसे दे देता है और शंकर वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो खड़ा हो जाता है और छिपकर उस लड़के को देखने लगता है। जैसे ही वो लड़का बाहर निकलता है शंकर उसे धक्का दे देता है और वो लड़का तीसरी मंजिल से गिरकर मर जाता है। इसके बाद उसी दिन ये खबर फैल जाती है जो कि नीलेश और उसके दोनों दोस्त सुन रहे होते हैं। फिर वो लोग एक घर के बाहर जाते हैं जहाँ हल्दी की सेरेमनी हो रही थी और वहीं पर वो लोग बैंड बाजा बजा रहे थे। उसी घर में हम विधि नाम की लड़की को भी देखते हैं, शायद उसी की बहन की हल्दी है। वो भी नाच रही होती है। तभी नीलेश की नजर उसी पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विधि नीलेश के पास जाती है और उसका नंबर मांगती है। फिर उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम ढोल बहुत अच्छा बजाते हो, मैं तुम्हें एडवांस में बुक कर रही हूँ, शादी के दिन जरूर आना। अगले दिन नीलेश अपने एडमिशन के लिए लॉ यूनिवर्सिटी जाता है। उसकी मम्मी उसे समझा देती है डरना बिल्कुल नहीं। नीलेश प्रिंसिपल हैदर अंसारी से मिलता है और कहता है वो एडमिशन के लिए आया है। वो अपने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाता है। प्रिंसिपल देखते हैं कि नीलेश के मार्क्स काफी अच्छे हैं। उसे देखकर वो कहते हैं क्यों बेकार एक सीट बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें भी तो नेता ही बनना होगा, फिर बाद में जाके तुम प्रोटेस्ट करोगे। नीलेश कहता है मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना। प्रिंसिपल बोलते हैं ये तो केजरीवाल ने भी कहा था। नीलेश जवाब देता है नेता बनने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, मुझसे वो नहीं होगा। लॉयर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, वो मैं करूंगा। प्रिंसिपल को लड़का इंप्रेस कर देता है, इसीलिए वो कहते हैं कैंपस में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उनसे दूर रहना। फिर वो बाहर निकलता है तो कुछ स्टूडेंट्स जय भीम का नारा लगा रहे थे, मगर नीलेश बहुत खुश होता है कि उसका एडमिशन हो गया। जब घर वो जाता है तो उसके पापा खुश नहीं लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऊंची जाति के स्टूडेंट्स उनके बेटे को यूनिवर्सिटी में जीने नहीं देंगे और इतना बड़ा कॉलेज है, पैसे आएंगे कहाँ से। तभी उसकी माँ बोलती है कोटा में एडमिशन हुआ है, फीस कम ही लगेगी। नीलेश अपने पापा से कहता है आप तो घर पे रहते ही नहीं, तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अगले दिन नीलेश यूनिवर्सिटी जाता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से विधि से हो जाती है। जैसी वो उसे देखती है पहचान लेती है, अरे तुम तो वही ढोल वाले हो। विधि उसे देखकर खुश होती है कि वो भी यहीं लॉ की पढ़ाई करने आया है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है। क्लास में सभी लोग नीलेश को पीछे जाकर बैठने को बोलते हैं। नीलेश चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाता है और लोगों से झगड़ा नहीं करता क्योंकि वो दलित है। क्लास में एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि उन्हें वकील क्यों बनना है। एक लड़का होता है नाम रौनक जो कि विधि का चचेरा भाई होता है। वो भी अपने बारे में बताता है। जब नीलेश की बारी आती है तो वो जानबूझकर अपना टाइटल यानी सरनेम नहीं बताता। जब टीचर और स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं तब भी वो चुप ही रहता है। क्लास के बाद कुछ सीनियर्स बाहर खड़े होते हैं जो नीलेश की रैगिंग करने वाले होते हैं। तभी वहाँ एक और सीनियर आता है जिसका नाम होता है शेखर। वो उन्हें रोक देता है और नीलेश को बचा लेता है। शेखर नीलेश को कैफेटेरिया में ले जाता है और उसे समझाता है अगर यहाँ सरवाइव करना है तो झुंड में रहना पड़ेगा, अकेले मत चलो नहीं तो कुचल दिए जाओगे। नीलेश जवाब देता है भाई मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। शेखर मुस्कुराते हुए कहता है पॉलिटिक्स तो तभी शुरू हो गई थी जब तुम पैदा हुए थे। इधर विधि के घर में देखते हैं उसकी बड़ी बहन को देखने के लिए एक लड़के वाले आते हैं। उनकी बातचीत अच्छे से चलती है। विधि भी उन लोगों से कई सवाल जवाब करती है। दोनों परिवार ब्राह्मण होते हैं, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है। विधि का परिवार नॉन वेज खाता है जबकि लड़की का परिवार वेजिटेरियन होता है। थोड़ी देर के लिए माहौल अजीब हो जाता है मगर फिर भी लड़के वाले मान जाते हैं। अगले दिन क्लास में एक सीनियर लड़की रीचा स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। वो इंग्लिश में पढ़ा रही होती है, लेकिन नीलेश को इंग्लिश समझने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो हाथ उठाकर बोलता है मैम हिंदी में पढ़ा सकती हो क्या। क्लास खत्म होने के बाद नीलेश विधि के पास जाता है और उसे पूछता है क्या मैं होमवर्क हिंदी में कर सकता हूँ। विधि कहती है कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी तो तुम किसी भी कोर्ट में आसानी से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। शेखर नीलेश को लड्डू खाने को देता है, लेकिन एक लड्डू अलग से बचा के रखता है, वो भी रीचा के लिए। नीलेश को समझ आ जाता है कि शेखर और रीचा एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक और सीन में शेखर और एक स्टूडेंट के बीच में डिबेट हो रही होती है। वो स्टूडेंट कहता है कि रिजर्वेशन के चलते असली टैलेंटेड लोगों की सीट छीन जाती है। शेखर गुस्से में जवाब देता है मेरे घर में आज तक कोई भी कॉलेज नहीं गया, मुझे ये यूनिवर्सिटी सिर्फ रिजर्वेशन के वजह से ही मिली है। इस देश में सेवा करने वालों की कोई कदर नहीं, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उधर जैसे ही विधि देखती है कि शेखर और ऋचा एक साथ हैं, वो मुस्कुराती है और तभी उसकी नजर नीलेश पड़ जाती है। दोनों के बीच कुछ
कुछ सेकंड्स के लिए एक प्यार सी नजरबाजी होती है। विधि नीलेश को नदी किनारे ले जाती है। वहाँ दोनों साथ घूमते हैं, बातें करते हैं, फिर एक दूसरी जगह भी जाते हैं जहाँ कपल्स बैठे होते हैं। विधि बहुत सारे सवाल पूछती है, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी बचपन के बारे में, कभी अपने सपनों को लेकर। नीलेश को अच्छा लगता है कि विधि उसे लगातार बात करते रहती है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे बात करना चाहती है। नीलेश हंसते हुए उसे पूछता है, तुम्हारा भी किसी से कुछ चल रहा है क्या? विधि कहती है ब्रेकअप हो गया। नीलेश थोड़ा सीरियस होकर पूछता है क्यों? विधि जवाब देती है उसे एक बीमारी थी, मर्दों वाली, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। नीलेश को समझ नहीं आता तो विधि उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहती है चिंता मत करो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बाद हम फिर से उसी सीरियल किलर शंकर को देखते हैं जो कि इस बार एक परिवार के घर पे आता है। वहाँ का माहौल भारी था, घर में मातम सा फैला हुआ था। घर की एक लड़की मर चुकी थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। असल में वो लड़की एक छोटी जाति के लड़के से प्यार करती थी। जब भाई को ये बात पता चली तो उसने पहले तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि भाई बहन में गर्मा गर्मी हो गई और हाथापाई भी हुई। उसी दौरान लड़की का सिर दीवार से टकराया और उसकी मौत हो गई। शंकर बड़े ही ठंडे बेरहम लहजे में उस लड़के से कहता है चिंता मत करो, इज्जत बचाने के लिए कभी कभी ये करना ही पड़ता है। फिर शंकर उस लड़की की लाश को अंदर के कमरे में ले जाता है और उसे फांसी पर लटका देता है ताकि ऐसा लगे कि उस लड़की ने खुद को मारा। तभी अचानक वो लड़की हिलने लगती है, यानी वो मरी नहीं थी। मगर शंकर बिना कुछ बोले उसे वैसे ही फांसी पर लटकता छोड़ देता है क्योंकि उसके हिसाब से गलती लड़की की थी। उसने एक छोटी जाति के लड़के से प्यार किया। शंकर इतना बेरहम इसीलिए है क्योंकि वो खुद कभी अपनी बहन को भी मार चुका है। इसी कारण के वजह से अगली सुबह शंकर अपने घर लौटता है तो वहाँ उसकी छोटी सी बेटी एक गमले में खीरा या खरबूजा उगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई दिनों से उसमें कोई पौधा नहीं निकल रहा था। शंकर उसे देखकर समझाता है, बेटा ये पौधा नहीं उगेगा, हर पौधे की एक अपनी जमीन होती है। अगर एक दूसरे को मिट्टी में जबरदस्ती लगाओगी तो वो मुरझा जाएगा और मर जाएगा। उधर यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही होती है। टीचर नीलेश को खड़ा करके एक टॉपिक समझाने को बोलते हैं। नीलेश बढ़िया तरीके से पूरी बात हिंदी में समझा देता है, मगर टीचर उसे उल्टा बैठने को बोलते हैं और कहते हैं बाकी का मैं समझा दूंगा इंग्लिश में। इसके बाद नीलेश देखता है कि उसका दोस्त वासु कॉपी में कुछ उल्टा सीधा बना रहा था। नीलेश उसे पूछता है तो वो कहता है टीचर की नजर से बचने के लिए करना पड़ता है। नीलेश भी वैसा ही अंडा अंडा बनाने लगता है। तभी टीचर क्लास में घूमते हुए उसके पास आते हैं और जो भी नीलेश ने कॉपी में लिखा होता है उसे पढ़कर मजाक उड़ाते हैं। विधि वहीं बैठी होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। नीलेश के बचाव में कुछ भी नहीं कहती। टीचर कहते हैं हजारों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देकर इस यूनिवर्सिटी में आने की कोशिश करते हैं, उनमें से एक है नीलेश जो यहाँ फ्री में पढ़ रहा है, लेकिन इसकी उसे कोई कदर ही नहीं है। ये सुनकर नीलेश गुस्से में आ जाता है और वो और भी स्टूडेंट्स की कॉपियां उठा लेता है और टीचर को दिखाता है। कहता है देखिए सर, सबने ही यही लिखा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हैं। फिर भी टीचर कुछ नहीं मानते और नीलेश को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। बाद में विधि नीलेश से मिलने आती है। नीलेश उदास होता है, कहता है सब यही कहते हैं कि मैंने किसी और की जगह ले ली है, ये जगह मेरी है ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी असली जगह है कहाँ। फिर वो विधि को अपने डॉग बिरजू की कहानी सुनाता है जिससे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन नीलेश अपने दोस्तों और बिरजू के साथ एक छोटे से तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी अचानक बिरजू कहीं चला जाता है। थोड़ी देर के बाद तालाब के दूसरी तरफ कुछ लोग आते हैं। नीलेश ये देखकर उठने लगता है क्योंकि वो उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता। असल में वो सभी लोग ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन फिर वही लोग उसी तालाब में पेशाब करने लगते हैं जिसमें नीलेश और उसके दोस्त नहाने के लिए आए थे। बिना कुछ बोले वहां से वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद सब बिरजू को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें बिरजू दिखता है, वो भी एक पटरी से बंधा हुआ और सामने से ट्रेन आती दिख रही होती है। नीलेश बिरजू को बचा नहीं पाता और ट्रेन बिरजू के ऊपर से गुजर जाती है। ये कहानी सुनकर विधि भी बहुत इमोशनल हो गई थी। बिरजू को दफनाने के वक्त पुलिस वाले नीलेश और उसके दोस्त सभी को झूठी चोरी के इल्जाम में पकड़ लेते हैं। जब नीलेश की माँ इसका विरोध करती है तो वो पुलिस वाला सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। पुलिस स्टेशन में लड़कों को जमकर पीटा जाता है, बुरी तरह मारा जाता है। आखिरकार नीलेश की माँ एक वकील को लेकर थाने पहुंचती है, तब जाकर पुलिस वाले लड़के को छोड़ते हैं। घर लौटते वक्त नीलेश अपनी माँ से पूछता है वकील कहाँ से लाई आप? उसकी माँ बोलती है संस्था वालों ने भेजा था। ये सब देखने के बाद नीलेश की माँ उसे समझाती है कि तुझे वकील बनना है मुझे पता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। नीलेश कहता है मुझे तो बस पॉलिटेक्निक
करना है, नौकरी मिल जाएगी और क्या चाहिए। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, हम लोग गिरते गिरते इतना गिर चुके हैं कि शायद उठना ही भूल गए हैं। तुझे क्या लगता है कि अगर तू पढ़ाई कर लेगा, नौकरी लग जाएगी तो हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं ये सब बंद हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, ये सब फिर भी होगा। अब बात ताकत की है। माँ की यह बात सुनकर नीलेश ठान लेता है कि वो अब लॉयर बन के रहेगा। उधर जब विधि को नीलेश के हालात के बारे में पता चलता है तो उसका भी होश उड़ जाता है। वो सोचती है कि मुझे लगा ये सब तो सालों पहले खत्म हो चुका है, होता भी था तो गांव में होता था। नीलेश कहता है जिनके साथ नहीं होता उन्हें तो ऐसा ही लगता है। जब प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ एडमिशन दिला दिया तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज जो भी क्लास में हुआ वो गलत था। विधि समझाती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो टीचर ही ऐसा है, सबके साथ ऐसा ही करते हैं। नीलेश कहता है सबके साथ नहीं करते, सिर्फ मेरे साथ करते हैं। सबके सामने कह दिया कि मुझे सीट फ्री में मिली है, लेकिन उसे क्या पता कि इस फ्री की भी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। विधि कहती है तुम जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, तो चलो साथ में पढ़ाई करते हैं। वो नीलेश का हाथ पकड़ लेती है और नीलेश मान जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। नीलेश और विधि साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनकी दोस्ती गहराती जाती है और वो धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। फिर एग्जाम होते हैं और नीलेश पास हो जाता है और अब तो वो खड़ूस टीचर भी काफी खुश था। एक दिन नीलेश, विधि, वासु, शेखर और ऋचा सब मिलकर मेला घूमने के लिए गए थे। उसी मेले में सीरियल किलर शंकर भी मौजूद होता है, जिसकी नजर एक कपल पर पड़ती है। इधर विधि के घर में उसकी दीदी की शादी की तैयारी चल रही थी। वो अपने पापा से कहती है कि वो शादी में नीलेश और वासु को बुलाना चाहती है। जब पापा पूरा नाम पूछते हैं तो विधि कहती है नीलेश अहिरवार। इतना सुनते ही पापा और रौनक एक दूसरे का शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि अहिरवार दलित कम्युनिटी से आते हैं। अंदर कमरे में विधि अपनी दीदी के साथ बातें कर रही थी। दीदी उसे पूछती है ये नीलेश कौन है? विधि कहती है बस दोस्त है। फिर वो उल्टा अपनी दीदी से सवाल करती है आप उस लड़के से शादी कैसे कर सकती हो जिसे आप बस 2-3 बार ही मिली हो? दीदी जवाब देती है लड़का अच्छा है, उसका परिवार भी अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तभी अंदर रौनक आ जाता है और गुस्से में विधि से कहता है सुधर जा, अच्छा हुआ कि चाची यानी कि विधि की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वरना वो होती तो जीते जी मर जाती। विधि ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और वो नाराज हो जाती है। अगले दिन विधि यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो वो अपनी दीदी की शादी का इनविटेशन कार्ड नीलेश को देती है। नीलेश कार्ड पढ़ने लगता है और उसमें उसकी माँ के नाम के आगे लेट लिखा हुआ था। तब विधि बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ को कैंसर हो गया था। अपनी माँ को याद करके विधि रोने लगती है। नीलेश उसका हाथ थाम लेता है और फिर अचानक विधि नीलेश को किस कर लेती है और फिर नीलेश भी उसे किस करता है। इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर वापस आते हैं तो वहाँ शेखर और कुछ और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग नीलेश से कहते हैं कि वो पिटीशन पर साइन करे, लेकिन नीलेश मना कर देता है। कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे ये सब पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, मैं बस यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। शेखर समझाता है ये लड़ाई तुम्हारे और हमारे जैसे लोगों की है। ऋचा शेखर से कहती है ये फैसला नीलेश का होना चाहिए, तुम उस पर जबरदस्ती मत करो। शेखर उसे बहुत समझाता है, लेकिन नीलेश कहता है कि मुझे ये सब समझ नहीं आता और मैं इन सब झंझटों में पढ़ना नहीं चाहता। वो वहाँ से चला जाता है। अब शादी वाला दिन आ जाता है। नीलेश अच्छे से तैयार होता है और उसकी माँ उसे समझा देती है जिसकी शादी में जा रहा है उस घर की लड़की से दूर ही रहना। शादी में सब घर वाले खूब एंजॉय कर रहे होते हैं, सब एक साथ डांस कर रहे होते हैं। विधि और नीलेश को एक साथ डांस करता देख विधि के पापा उन्हें देख रहे थे। जब नीलेश खाना खाने जाता है तभी विधि के पापा आते हैं और नीलेश को अकेले बाहर ले जाते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? उन्हें अब अंदाजा हो जाता है कि नीलेश विधि को पसंद करता है। तभी वहाँ रौनक और कुछ लड़के आ जाते हैं और नीलेश को पीटने लगते हैं। वो धमकी देते हैं विधि से दूर रहो, उसे नाली का कीड़ा तक कह देते हैं। विधि के पापा सभी को डांट कर भगा देते हैं और नीलेश से माफी मांगते हैं। नीलेश बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन पापा तो खुद भी डरे हुए थे। वो कहते हैं मेरी बेटी से दूर रहो, वरना अगर कुछ लोगों को पता चल गया वो तुम्हें भी मार डालेंगे और मेरी बेटी को भी। कॉलेज में भी बात मत करना, वरना समाज में उठना बैठना हमारा बंद हो जाएगा। कम से कम विधि के बारे में तो सोचो। नीलेश फूट फूट कर रोने लगता है। उधर विधि नीलेश को ढूंढ रही थी। वो वासु से पूछती है नीलेश कहाँ है, लेकिन उसे भी नहीं पता होता। नीलेश फोन भी नहीं उठा रहा था। नीलेश खुद को बिरजू की जगह इमेजिन करता है। उसे लगता है उसके साथ भी वही सब होगा। अब वो हमेशा डरा डरा सा रहने लगता है। उसकी माँ भी ये नोटिस करती है कि अब वो कॉलेज नहीं जा रहा। इधर कॉलेज में शेखर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। वो गुस्से में प्रिंसिपल से पूछने लगता है मेरी गलती क्या है? प्रिंसिपल कहते हैं वीसी को लगता है कि तुम कॉलेज के पैसों से अपने पार्टी को फंड करते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बाकी बच्चों को भी क्लास में आने नहीं देते। इस देश में लॉयर की कितनी कमी है तुम्हें पता भी है। उसी दिन विधि नीलेश से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि ना तो वो उसका फोन उठा रहा था और ना ही इतने दिनों से कॉलेज आ रहा था। विधि पूछती है अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, पर ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, या फिर तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है?
है। नीलेश सीधा बोल देता है तुम मुझसे दूर रहो, हम लोग दोस्त हैं पर इतने भी अच्छे नहीं है कि मैं तुमसे हर चीज शेयर करूं, और मैं तुम्हें फोन क्यों करूं, तुम हो कौन। फिर वो विधि को अपने मोहल्ले में ले जाकर दिखाता है जहाँ सिर्फ कूड़ा साफ करने वाले, गटर साफ करने वाले लोग रहते हैं। कहता है तुम्हारे आसपास सब डॉक्टर इंजीनियर हैं, तुम तो लॉयर बन जाओगी, यही है हमारे बीच का फर्क। विधि जवाब देती है मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ हमारी कास्ट अलग है पर मैं अपने अंदर की इस फीलिंग का क्या करूं। इतना बोलकर वो नीलेश को कस के गले लगा लेती है, लेकिन नीलेश उसे खुद से दूर करता है और विधि चुपचाप वहां से चली जाती है। बहुत दिनों तक नीलेश कॉलेज नहीं जाता और विधि भी उसे बहुत मिस करने लगती है। फिर एक दिन सभी लोग अपने क्लास में होते हैं। एक डिबेट के दौरान विधि और नीलेश के बीच झगड़ा हो जाता है। वहाँ प्रैक्टिस के लिए ही जज बना होता है रौनक, जो हमेशा अपनी बहन विधि का ही साइड लेता है। इससे गुस्से में आकर नीलेश रौनक का नाक तोड़ देता है। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं अपने पापा को कॉलेज बुलाना। रीचा किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेती है। फिर वासु नीलेश से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है तेरे साथ। नीलेश बहुत दुखी होता है, उसे लगता है कि अब उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। वासु मुस्कुराता है और उसे एक सलून में ले जाता है जहाँ शंकर होता है। वासु नीलेश को शंकर से मिलवाता है और कहता है हमारे घर का सारा फर्नीचर इन्होंने ही बनाया है, बहुत सीधे साधे आदमी है। वो सलून चलाने वाले आदमी से मिलते हैं और वही आदमी अगली सुबह नीलेश का पापा बनकर कॉलेज पहुंच जाता है। प्रिंसिपल के सामने वो नीलेश को पीटने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें रोकते हैं और आखिर में वो नीलेश को माफ कर देते हैं। अब नीलेश सस्पेंड नहीं होगा। वो हिम्मत जुटाकर विधि को कॉल करता है लेकिन बोल नहीं पाता। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त वो शेखर को सड़क किनारे बैठा देखता है। शेखर के पास पार्टी चलाने के लिए पैसे भी नहीं है और हालत ऐसी हो गई है कि उसे भीख मांगनी पड़ रही है। उस दिन नीलेश क्लास में जाकर रौनक की सीट पर बैठ जाता है। रौनक कहता है हट, लेकिन नीलेश हटने से इनकार कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। विधि अपने भाई को रोकती है, तभी उसे पता चलता है कि शादी में नीलेश के साथ कुछ तो हुआ था। वासु नीलेश पर चिल्लाता है तुझे आजकल क्या हो गया है। नीलेश गुस्से में कहता है जाकर अपने ही जात वालों से पूछ। वासु बोलता है हमारे बीच दोस्ती में जात कहाँ से आ गई। नीलेश बोलता है हमेशा से ही थी पर तुझे दिखी नहीं। विधि आकर पूछती है शादी में हुआ क्या था। नीलेश गुस्से में बोलता है तुम जानकर करोगी क्या, तुम दोनों को कुछ दिखता ही नहीं है या शायद देखना ही नहीं चाहते। घर पे विधि की दीदी उसे समझाने लगती है उस लड़के से दूर रहो वरना हमारे परिवार की बदनामी होगी। रौनक भी वहाँ आता है और बात और ज्यादा बढ़ जाती है। रात का वक्त होता है, नीलेश अपने घर लौट रहा था, तभी कुछ लड़के उसे पकड़कर बुरी तरह पीटने लगते हैं। वो उसे उठाकर नाले में फेंकने ही वाले थे कि तभी अचानक शंकर आकर नीलेश को बचा लेता है। फिर दोनों पास की एक दुकान में जाकर चाय पीने लगते हैं, लेकिन जैसे ही शंकर को पता चलता है कि नीलेश किस इलाके में रहता है तो उसका बर्ताव बदल जाता है। वो नीलेश का दिया हुआ चाय नहीं पीता और नीचे रख देता है। अगले दिन नीलेश फिर से क्लास में जाकर उसी सीट पर बैठ जाता है जो रौनक की होती है। रौनक मजबूरी में पीछे वाली सीट पर बैठता है, लेकिन अब वो बदला लेने का सोचता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है रौनक अचानक नीलेश पर काले रंग का पेंट फेंक देता है। पूरे कॉलेज में नीलेश की बुरी तरह बेइज्जती हो जाती है। विधि ये सब देख लेती और समझ जाती है कि ये सब उसके भाई रौनक ने किया है। गुस्से में विधि और वासु जाकर सीधे रौनक से लड़ने लगते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर दोबारा कुछ किया तो पुलिस में शिकायत कर देंगे। बात बढ़ जाती है और वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी नीलेश आता है और बदले में रौनक के चेहरे पर काला पेंट फेंक देता है। रात को नीलेश अपने पापा से मिलने जाता है जो किसी इवेंट में लड़की बनकर डांस कर रहे थे। वहाँ वो अपने पापा से कहता है कि कल उन्हें कॉलेज में जाना होगा। अगले दिन रौनक को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। गुस्से में रौनक प्रिंसिपल को धमकाता है कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। फिर वो गुस्से में नीलेश के पापा को घूरता है और वहाँ से चला जाता है। नीलेश के पापा प्रिंसिपल से कहते हैं मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पर उसे लगता है कि कॉलेज उसकी जिंदगी बदल देगा, शायद सच में बदल दे, एक मौका उसे दे दीजिए। प्रिंसिपल इमोशनल हो जाते हैं और मान जाते हैं। पापा के जाने के बाद प्रिंसिपल नीलेश से पूछते हैं पहले तुम किसी और को लेकर आए थे, क्या तुम्हें अपने पापा से शर्म आती है? शायद तुम्हें अपने ही पहचान से शर्म आती है। फिर वो बताते हैं मेरी हालात भी तुम जैसी ही थी, लेकिन आज वो लोग मेरे सामने अपना सिर झुकाते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। अगर लड़ने और मरने में किसी एक को चुनना हो तो हमेशा लड़ना। रौनक और उसके दोस्त नीलेश के पापा की धोती खींचकर सबके सामने उनकी बेइज्जती कर देते हैं। नीलेश दौड़कर आता है और अपने पापा को बचाता है और रौनक और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। जब विधि को पता चलता है तो वो भी अपने भाई रौनक को बहुत पीटने लगती है। गुस्से में पूरे परिवार के सामने कह देता है कि एक दिन विधि इसी नीलेश के साथ भाग जाएगी, तब हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा। विधि जवाब देती है मतलब घर की इज्जत सिर्फ मेरी वजह से है और तू जो करता है वो सब सही है। बहुत झगड़ा होता है और विधि वहाँ से चली जाती है। वहीं रौनक के पापा विधि के पापा से बोलते हैं विधि तो पागल है, उसे समझाइए, लड़का हमारा थोड़ी है, उससे कुछ हो गया तो हमारा क्या। नीलेश गुस्से में रॉड उठाता है लड़ने के लिए, लेकिन उसकी माँ उसे
समझाती है, ये पहली बार नहीं हुआ है तेरे पापा के साथ, चुपचाप घर पे बैठ। फिर उसके पापा खुद उसे समझाते हैं, मुझे पता है कि मेरे काम से तुझे शर्म आती है, लेकिन मुझे वो काम पसंद है और मैंने उस काम के लिए बहुत लड़ा है। अब तुझे जो पसंद है उसके लिए तुझे भी लड़ना चाहिए। अगले दिन नीलेश कॉलेज पहुंचता है और शेखर को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब वो शेखर के हॉस्टल रूम में जाता है तो वो देखता है शेखर ने खुद को खत्म कर लिया था। ये देखकर नीलेश अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। रीचा जोर जोर से रोने लगती है। शेखर के बॉडी को ले जाया जाता है और उसी समय नीलेश अपनी आंखों के सामने शेखर और बिरजू को बैठा हुआ देखता है। जब विधि से उसकी मुलाकात होती है तो नीलेश उसे साफ साफ कह देता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। मैं शेखर और बिरजू को नहीं बचा पाया, शायद खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा और तुम्हें भी नहीं। विधि पूछती है तो क्या मेरे भाई की वजह से मुझसे दूर रहोगे? मैं अपने पापा से बात करूंगी। तब नीलेश बताता है कि शादी की रात क्या हुआ था। उसके पापा ने उसे मना कर दिया है कि विधि से दूर ही रहना। ये सुनकर विधि नाराज हो जाती है। उसके बाद रास्ते में नीलेश देखता है कि शंकर बाइक से गिर जाता है। वो दौड़कर उसकी मदद करता है, लेकिन असल में शंकर को अपना अगला शिकार मिल चुका था। वो था नीलेश। ये सारा प्लान रौनक का था, जिसने शंकर को सुपारी दी थी। शंकर धोखे से नीलेश को बेहोश कर देता है और उसे रेलवे ट्रैक पर बांध देता है। फिर वहीं बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही ट्रेन पास आती है नीलेश किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागता है। शंकर उसका पीछा करता है। नीलेश बार बार पूछता है तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तभी उसे अपनी माँ की कही गई बात याद आती है, या तो मरना या फिर मारना। बस इस बार वो हिम्मत करता है और शंकर की जोरदार पिटाई करता है और उसे अधमरा छोड़कर वो सीधा रौनक के पीछे दौड़ता है, जो ये चेक करने आया था कि नीलेश मरा है या नहीं। रौनक जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है, लेकिन नीलेश उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है और उसे मार मार कर खून से लथपथ कर देता है। सब घर वाले नीलेश को रोकते हैं और आखिरकार वो रौनक को छोड़ देता है। तभी विधि सामने आती है और नीलेश विधि को उसके पापा की सारी सच्चाई बता देता है कि शादी की रात क्या हुआ था। विधि के पापा शर्म से झुक जाते हैं। नीलेश सबके सामने कहता है पापा के कहने पर मैं विधि से दूर रहा, लेकिन फिर भी मुझे मारा गया, कीचड़ में घसीटा गया, मेरे पापा के कपड़े तक उतरवा दिए गए और आज तो मेरी जान लेने की कोशिश की गई। वो कहता है कि मैं गांव में पैदा हुआ था, लेकिन कमाने के लिए शहर आया, पर शायद भूल गया था हालात बदल सकते हैं, जात नहीं। ये सुनकर विधि अपने पापा से बहुत नाराज हो जाती है। तभी वहाँ रौनक के पापा बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में विधि इतनी जोर से चिल्लाती है कि सब रुक जाते हैं और वो सबके सामने नीलेश को गले लगा लेती है। उधर शंकर को होश आता है और उसे अपने किए पर शर्म आती है कि वो एक दलित लड़के को मार नहीं पाया। वो खुद जाकर पटरी पर बैठता है और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज में एग्जाम चल रहा था। बीच में नीलेश का पेन बंद हो जाता है, मगर रौनक उसे अपना पेन पकड़ा देता है। ये देखकर विधि मुस्कुरा देती है। आखिरी सीन में नीलेश और विधि एक साथ बस में सफर कर रहे होते हैं, शायद एक नई खुशहाल जिंदगी की तरफ इशारा करते हुए। और इसी के साथ धड़क 2 मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इंसान की असली पहचान उसकी जात नहीं बल्कि उसकी सोच और हिम्मत होती है। जब तक हम चुप रहते हैं अन्याय बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी आवाज उठाते हैं बदलाव की शुरुआत होती है। नीलेश ने अपनी खामोशी तोड़कर नफरत और भेदभाव के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो दिखाती है कि सच्चा प्यार, आत्मसम्मान और इंसाफ हासिल करना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। और जब विधि ने सबके सामने उसका साथ दिया तो ये साबित हो गया कि समाज की सबसे मजबूत दीवारें भी गिर सकती हैं। बस जरूरत है सच्चाई और साहस से खड़े रहने की। नीलेश जैसे लाखों लोग हर दिन सिर्फ इसीलिए टूटते हैं क्योंकि वो उस खांचे में फिट नहीं बैठते जो समाज ने बनाकर रखे हैं। लेकिन जब कोई अपनी तकलीफों को अपनी ही ताकत बना लेता है तो वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि औरों के लिए भी रास्ता खोलता है। विधि का साथ दिखाता है कि अगर सोच बदले तो दुनिया बदली जा सकती है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि सच्चा इंसाफ तब होता है जब हम किसी को बराबरी के नजरों से देखना सीखें, ना ऊंचा ना नीचा, बस इंसान की तरह। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।